नमस्कार, दहेजसाइट.com हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंशुमाला। दोस्तों, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। ब्रेन ट्यूमर घातक हो सकता है यदि इसका इलाज समय पर ना किया जाए। क्या होता है ब्रेन ट्यूमर? मस्तिष्क में इसका विकास कैसे होता है? इसके कारण, लक्षण और इलाज की प्रक्रिया क्या है? आज हम इस पर विस्तार से जानेंगे। ब्रेन ट्यूमर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी। डॉक्टर सुधीर, दहेज साइट में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, ब्रेन ट्यूमर क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर किसी भी ट्यूमर की तरह जो एबनॉर्मल सेल्स होती है वो ब्रेन के अंदर डिवाइड करती है और एक स्वेलिंग टाइप की बना देती है जो आसपास के टिश्यू को खराब करती है। तो इसी को हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और आसपास के ब्रेन के फंक्शन को खराब करता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और गंभीर लक्षण? कब व्यक्ति डॉक्टर से मिलने जाए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में बन रहा है। अगर ब्रेन ट्यूमर किसी ऐसे एरिया में बन रहा है जहाँ की कोई फंक्शन होता है, जैसे कि स्पीच का फंक्शन या लिम्ब मूवमेंट का फंक्शन या मेमोरी का फंक्शन, तब ट्यूमर अगर छोटा भी है तभी इन फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा और आदमी को पता चल जाएगा कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरा होता है कि रिलेटिवली नॉन फंक्शन एरिया में ट्यूमर डेवलप कर रहा है, जहाँ कोई मेजर फंक्शन नहीं है, तो उस समय पे ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करेगा जब तक कि वो प्रेशर ना देने लगे, तब तक किसी को पता नहीं चलता। जब वो प्रेशर देता है और बड़ा हो जाता है तो या तो वो हेडेक प्रेजेंट करेगा या वोमिटिंग आएगी हेडेक के साथ, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में, तो आदमी डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर का सस्पिशन होगा कि शायद इसको ब्रेन ट्यूमर है, या किसी आसपास के एरिया को दबा देगा जो कि फंक्शनल एरिया है, तो उसके फंक्शन को खराब करेगा। तो दो ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फंक्शनल एरिया में जल्दी प्रेजेंट करते हैं, नॉन फंक्शनल एरिया में प्रेशर सिम्टम के कारण प्रेजेंट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है? हाँ, ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट कारण अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कई चीजें इसमें रिसर्च के तौर पर जो है वो समझी गई है कि शायद कुछ वायरल इंडक्शन के कारण या कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स वगैरह, किसी पानी में कहीं पे गलत केमिकल्स हैं या खाने में गलत केमिकल्स आ रहे हैं या कोई म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस के, उनके इफेक्ट के कारण ब्रेन ट्यूमर बनते हैं। लेकिन आज तक सच में क्या हो रहा है ये किसी को अभी पूरी तरह समझ नहीं है। क्या सभी ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट होते हैं? नहीं, ट्यूमर दोनों तरह के हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी और बिनाइन भी। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो यूजुअली उनकी रिकरेंस के चांस बहुत कम होते हैं, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं उनके दोबारा बनने के चांस, रिकरेंस के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी जांच प्रक्रिया क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? अगर किसी को भी प्रेशर सिम्टम्स के कारण जैसे हेडेक या वॉमिटिंग हो रही है, या किसी को फंक्शनल डेफिसिट आ रही है, जैसे कि लिम्ब की मूवमेंट्स कम हो रही है या आवाज में फर्क आ रही है या उसकी मेमोरी खराब हो रही है, ऐसे पेशेंट्स को इमेजिंग के लिए जाना चाहिए। इमेजिंग दो तरह से हो सकती है। इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो सीटी स्कैन से कर सकते हैं, लेकिन एमआरआई जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप इन मरीजों का एमआरआई करेंगे तो ब्रेन ट्यूमर को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। एमआरआई में भी हम लोग चाहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन किया जाए, जिसमें कि हम इंजेक्शन देते हैं, इससे पता चलता है कि ट्यूमर का जो वेस्कुलरिटी कितनी है, वो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन। क्या बच्चों को भी ब्रेन ट्यूमर होता है और उनमें अगर होता है तो लक्षण क्या-क्या नजर आ सकते हैं? बच्चों को एक्चुअली ऐसा कोई एज नहीं है जिसमें ब्रेन ट्यूमर ना होता हो, तो बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर होते हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो बहुत एक्सेसिव क्राई करते हैं, इरिटेबल होते हैं बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो हेडेक या वोमिटिंग वगैरह उसका वो बताएगा अपनी। और तीसरा तरीका वही है कि कोई फंक्शनल डेफिसिट और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो बता सकता है कि मैं बोलने में दिक्कत आ रही है या हाथ पैर में उसकी कमजोरी दिखाई दे रही है परिवार में किसी को। तो ये सिम्टम्स जो है बच्चों में आते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते, ज्यादा छोटे हैं, उनमें एक्सेसिव क्राइंग या लिम्ब मूवमेंट्स का कम होना या वॉमिटिंग होना, इनसे हम लोग जज करते हैं कि शायद ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बड़ों में अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो कोई उम्र है कि किस उम्र में होगा या कुछ ऐसा कुछ होता है कि इस उम्र में हो सकता है, इन लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा होगा या पुरुषों को ज़्यादा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को बराबर होता है। कुछ ट्यूमर होते हैं जिनमें मेल में ज्यादा होते हैं, कुछ ट्यूमर होते हैं जो फीमेल, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में बराबर ही होते हैं।
और कोई एज के इरेस्पेक्टिव ऑफ एज किसी भी एज में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर होते हैं ज्यादातर वो बिनाइन होते हैं या लेस मैलिग्नेंट होते हैं। जो ज्यादा उम्र में होते हैं वो मोर मैलिग्नेंट या लेस बिनाइन। सर्जरी के बाद ये कितना सेफ है, मतलब जान बचाना एक पीड़ित व्यक्ति की, अगर सर्जरी होती है तो उसकी जान बचाने में परसेंटेज सर्जरी काफी सेफ है। आज की तारीख में जो सर्जरी होती है वो काफी हाईटेक सर्जरी है। एक तो यूज ऑफ माइक्रोस्कोप और न्यूरो नेविगेशन, दो ऐसी टेक्निक आई है पिछले लास्ट 15-20 ईयर्स में जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर सर्जरी काफी सेफ हो गई। और अगर अक्रॉस द बोर्ड देखें, सभी ट्यूमर के बारे में बात करें तो सर्जिकल मॉर्टेलिटी नियरली 1%, 99% पेशेंट जो होते हैं वो सर्जरी में बच जाते हैं, ठीक रहते हैं। 1% ही पेशेंट होते हैं 100 में से एक ही मरीज ऐसा होगा जो शायद हम लोग लूज करते हैं। तो इतनी सेफ है आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसी अच्छे सेंटर पे जाएं जहाँ सारी टेक्नोलॉजी हो और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। ब्रेन ट्यूमर के भी स्टेजेस होते हैं, और अगर स्टेज है तो कौन सा स्टेज सबसे गंभीर होता है? किस स्टेज में पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है? देखिए, सर्जरी तो किसी भी स्टेज में की जा सकती है और सभी स्टेज में सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। लेकिन जो इनकी ग्रेडिंग है वो मेनली हिस्टोपैथोलॉजी पे होती है। जब ट्यूमर को निकाल लेते हैं उसकी जांच करते हैं कि कितना एग्रेसिव ट्यूमर। जो ग्रेड 1 ट्यूमर होते हैं उनमें करीब करीब नॉर्मल जैसी लाइफ होती है। ग्रेड 2 में भी अच्छी लाइफ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें 8-10 साल में रिकरेंस हो सकती है, जिसको कि हम दोबारा ऑपरेशन करके फिर आगे लाइफ बढ़ा सकते हैं। ग्रेड 3 जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो मैलिग्नेंट केसेस होते हैं, उनमें या हाई ग्रेड ग्लायोमा भी जिनको हम कहते हैं, उनमें जो है लाइफ 3 to 3.5 ईयर्स होती है। लेकिन अक्सर कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी भी फिर से ऑपरेशन किया जा सकता है और लाइफ फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है। ग्रेड 4 जो ट्यूमर होते हैं, ऑपरेशन तो हो गया, ठीक हो गया, पेशेंट आपको ठीक नजर आएगा, लेकिन ग्रेड 4 में रिकरेंस इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी अर्ली ऑल्सो। वो 8-9 महीने के बाद ही चांस होता है कि रिकरेंस हो सकती है, पर फिर भी हम लोग 1.5 ईयर्स यूजुअली देखते हैं, एक एवरेज पीरियड है जो ये लोग निकाल देते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी कंडीशन कैसी है, ट्यूमर किस एरिया में रीग्रो किया है और उसको दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सर्जरी के बाद पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर से कब तक मिलना चाहिए ताकि उसे लगे कि हाँ वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है? यूजुअली हमारा जो शेड्यूल है वो 5 दिन हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं। 5वें दिन हम सर्जरी करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट 4-5 डेज के बाद बुलाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि ऑपरेटिव साइट एरिया ठीक है और जो सूचर्स हैं उनको निकाल देते हैं। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखते हैं। अगर ग्रेड 1 है तो उसमें कुछ नहीं करना है। ग्रेड 2 है तो 50% पेशेंट होते हैं जिनमें किसी में हमें आगे कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी देनी है। ग्रेड 3-4 में हमको करीब 2 हफ्ते के बाद उन्हें रेडिएशन के लिए सब्जेक्ट करना पड़ता है कि उनको 1 महीने करीब रेडिएशन चलता है, 4 to 5 वीक्स, और एक टैबलेट आती है टेमोजोलामाइड जो महीने में एक बार 5 दिन तक देनी पड़ती है। ऐसे 5 कोर्स हम लोग उनको देते हैं। तो उनको बीच-बीच में बुला के हम लोग 2 महीने पे 3 महीने पे रिव्यू करते हैं। एक बार ये पीरियड निकल गया तो हम उसको फिर 4 महीने बाद 6 महीने बाद कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन करा के वापस बुलाते हैं फॉलोअप के लिए और चेक करते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनमें एक बार हमने ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद एक एमआरआई कर लिया 6 हफ्ते बाद, उसके बाद उसको 3-4 महीने के बाद बुलाते हैं अगर कोई उसके अंदर ट्यूमर भी नजर नहीं आता, और फिर ईयरली चेकअप करते हैं, हर साल में एक बार। अच्छा, ट्रीटमेंट होने के बाद या सर्जरी होने के बाद व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी ब्रेन ट्यूमर पेशेंट होते हैं उनको एपिलेप्सी के फिट आने का डर रहता है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम। तो उसकी दवाई तो हम देते हैं पेशेंट को, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि प्रॉपरली टाइम पे खाना खाना है, खाने में लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, रात में जागे नहीं अननेसेसरी, अपनी 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो कंप्लीट करें और किसी भी इंजरी से हेड को बचाने की कोशिश करें अपने सिर को, वहाँ ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगेगी तो उसका इफेक्ट आ सकता है। तो ये 2-3 मेजर प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, क्या इलाज के बाद या सर्जरी के बाद दोबारा से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना होती है और कितने परसेंटेज होती है अगर ऐसा है तो? ये डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड का। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, अगर वो अच्छे से सर्जरी हो गई तो पूरी लाइफ में फिर ओनली 10% चांस कि ट्यूमर दोबारा बन सकता है। 90% चांसेस ट्यूमर जो है दोबारा नहीं बनेगा।
और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उनका ग्रेड पे डिपेंड करेगा कि ग्रेड 1 है तो चांसेस ऑफ रिकरेंस आर वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नील होता है। ग्रेड 2 में करीब 7-8 साल के अंदर करीब 10 से 20% पेशेंट जो है डेफिनेटली वो रिकरेंस करके आ जाते हैं। एक 3 और 4 पेशेंट होगा डेफिनेटली रिकरेंस है, और उसका टाइमिंग है ग्रेड 3 में 3 to 3.5 years, ग्रेड 4 में from 9 months to 1.5। थैंक यू डॉक्टर, द हेल्थ साइड से बात करने के लिए।